गुड इवनिंग बच्चों, सब कैसे हो। मैं आप सबका प्रोटोज एकेडमी में स्वागत करता हूं और मैं केडी सर आपको आज से जो अपनी क्लास 12 है और क्लास 12 के जो विषय हैं लेखा शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, अपने पास व्यवसाय अध्ययन है, यानी वाणिज्य विषय के जितने सब्जेक्ट है अपने वो यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे। और इसमें कई सारे हैं सब्जेक्ट जो व्यवसाय अध्ययन है, इकोनॉमिक्स है, इसकी क्लास है तो मैं बाद में डालूंगा। सबसे पहले आप सब बच्चों को लगता है यार एक जो अकाउंटेंसी है, जो लेखा शास्त्र हार्ड विषय, ये हार्ड विषय नहीं है, बिल्कुल भी कठिन विषय नहीं है। आप जब इसको पढ़ने लग जाओगे तो ये इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा चलो पहले आपको लेखा शास्त्र पढ़ाते हैं। और लेखा शास्त्र में एक दो बुक्स है, इस बार सिलेबस आपका है, इसमें दो बुक्स है। इसमें एक फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है। तो अपन ने क्या किया, लेट हो गए, थोड़ा सा अपन लेट हो गए, तो मैंने सोचा यार कि जो फर्स्ट बुक है वो तो बाद में कर लेते हैं, पहले अपन सेकंड बुक कर लेते हैं। और सेकंड बुक में अपन पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो इस चैनल पर जो नए हैं पहले तो वो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन का बटन दबाना, क्योंकि मैं रोज आपको शाम को वीडियो डालूंगा, रोज प्रत्येक क्लास रोज डालूंगा और रोज आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा। देखना, पढ़ना, समझना उसको। और फिर भी नहीं समझ में आए, कोई चीज रह गई, छूट गई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना और मैं उसको दोबारा आपको सोल्व करवा दूंगा कि प्रत्येक समस्या का समाधान करूंगा। तो आज से अपन पढ़ेंगे अंश पूंजी के लिए लेखांकन। अपना पहला चैप्टर है अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो अंश पूंजी क्या है, अंश पूंजी कहते किसे? अंश पूंजी होती है कंपनी में, अंश पूंजी होती है कंपनी में। एकल व्यापार है अपना, साझेदारी है, इसमें अंश पूंजी नहीं होती है। अंश पूंजी होती है अपने कंपनी में। तो अंश पूंजी के लिए लेखांकन के लिए अपन को पढ़नी पड़ेगी कंपनी, और कंपनी पढ़ने के लिए अपन को कंपनी का अर्थ समझना पड़ेगा, कंपनी की विशेषताएं समझनी पड़ेगी, कंपनी के प्रकार समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? कंपनी की जो अर्थ है, कंपनी का जो अर्थ। तो सबसे पहले क्या है कंपनी, व्हाट इज कंपनी? तो कंपनी क्या है? कंपनी जो अपना व्यवसाय का स्वरूप है, व्यवसाय का जो स्वरूप है उसका तीसरा स्वरूप कौन सा है? तीसरा स्वरूप कंपनी है अपने पास में। तो आज कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं कि व्यवसाय का तीसरा स्वरूप क्या है और कंपनी है। कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाई गई कंपनी? एक अकेला व्यक्ति है, काम कर रहा है, पूंजी लगाकर व्यापार कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के पास में इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी नहीं होती है, राशि नहीं होती है कि वो बड़ा व्यापार कर ले। एक व्यक्ति के पास में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतने रुपए हो सकते हैं, वो व्यापार में लगा दे, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षा है बड़ी है, उसके पास पूंजी कम है, उसके पास प्रबंधन की व्यवस्था कम है। तो 4-5 व्यक्ति मिलकर साझेदारी कर ली, लेकिन उससे भी पूरा नहीं हुआ। यानी अपन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कोई कार्य करना चाहते हैं बड़ा, तो अपन को बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके लिए कंपनी बनाई गई, कंपनी खोली गई। क्योंकि कंपनी में अपन को पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, अपन को पूंजी इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं, हम जनता से पैसे ले लेते हैं। कंपनी क्या है? जनता से पैसे लेती है और उससे व्यवसाय करती है। तो कंपनी में जो बहुत ही बड़ी विशाल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में जो पूंजी होती है वो जनता के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा लगाई जाती है। किसके द्वारा लगाई जाती है? जनता के द्वारा लगाई जाती है। और जो जनता उसमें कंपनी में पैसे लगाती है, पूंजी लगाती है, उसे क्या कहते हैं अपन? अंशधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। ये अपने पास में क्या है? अंश है, ठीक है। और अंश को जो धारण करता है, जो लेता है, वो अंशधारी होता है। जो अंश को धारण करता है, लेता है, प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? अंशधारी कहते हैं। और उसके द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं अपन? अंश पूंजी कहते हैं। व्यक्ति है और व्यक्ति कंपनी में पूंजी लगा रहा है, तो उस व्यक्ति को कहेंगे अंशधारी, उस व्यक्ति को कहेंगे अंशधारी। और उस व्यक्ति के द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उसे क्या कहेंगे अपन? अंश पूंजी कहते हैं। और जो व्यक्ति पूंजी लगाता है व्यापार में, जो व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है उसे कहते हैं अपने अंशधारी कहते हैं। और वही व्यक्ति कंपनी का वास्तविक मालिक या वास्तविक स्वामी होता है। वास्तविक मालिक वही होता है, क्योंकि जिसके पास में पैसे होते हैं उसी की चलती है कि नहीं चलती है? जिसके पास में पैसे होते हैं, मैंने किसी व्यापार में पैसे लगा दिए 5 लाख, तो मालिक तो 5 लाख जितना तो हुई मैं,
तो वास्तविक मालिक कौन होता है कंपनी में? आपसे पूछ रहे कि कंपनी में वास्तविक मालिक कौन होता है? अरे कंपनी में वास्तविक मालिक लोग होते, जनता होती है। कौन सी जनता? जिसने, या कौन से व्यक्ति? जिसने कंपनी में पूंजी लगाई है। और जो जनता होती है उसके द्वारा संभव नहीं है कि वो उस कंपनी का प्रबंधन करें, उनके द्वारा प्रबंधन नहीं किया जा सकता, उनके द्वारा कंपनी की देख रेख नहीं की जा सकती। क्योंकि अपन को पता है जैसे कंपनी बॉम्बे में, कंपनी अहमदाबाद में, कंपनी गुजरात में है, अलग अलग कंपनी है। अपन मैंने यहाँ पर ऑनलाइन का जमाना, मैंने यहाँ पर अंश खरीद लिए, या डाक के द्वारा भेज के, डाक पत्र भेज करके मैंने यहाँ पर राजस्थान में अंश खरीद लिए, राजस्थान के चूरू में मैंने अंश खरीद लिए, तो मैं जाके वहां जाकर के प्रबंधन व्यवस्था नहीं की जा सकती प्रत्येक अंश द्वारा। तो इसमें क्या है, अंशधारी जो वास्तविक मालिक होते हैं कंपनी के, उनके मताधिकार द्वारा एक संचालक मंडल का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? संचालक मंडल का चुनाव किया जाता है। तो संचालक मंडल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का। ये जो अन्य भर्ती है उसमें भी मोस्ट क्वेश्चन है, संचालक मंडल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। अभी आगे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, उसमें भी आ जाएगा संचालक मंडल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो संचालक मंडल का द्वारा कंपनी के वास्तविक मालिकों के द्वारा, यानी अंशधारियों के द्वारा किया जाता है। कंपनी कैसे बनाई जाती है? तो एक बात बताऊं, कंपनी अधिनियम, इसमें कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। क्या होता है? कंपनी अधिनियम 2013। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 या ठीक उससे पहले का जो अधिनियम है, जैसे कंपनी अधिनियम 1956 था उससे पहले, और इसके बाद में कंपनी अधिनियम 2013 आया। तो कंपनी अधिनियम 2013 या उससे ठीक पूर्व का कोई अधिनियम है, या उससे पहले के जो अधिनियम है, उनके द्वारा कोई कंपनी समामेलित होती है, पंजीकृत होती है, वो क्या कहलाती है? कंपनी। क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। और कंपनी विधान के द्वारा, कंपनी विधान के द्वारा या कंपनी कानून के द्वारा, कंपनी विधान के द्वारा या कंपनी कानून के द्वारा बनाई जाती है या रचित होती है। कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है? एक अधिनियम के द्वारा या कानून के द्वारा बनाई जाती है, रचित होती है, उनका गठन, उसका गठन होता है, कैसे भी कह सकते हैं अपन। तो इस वजह से कंपनी केवल और केवल उन संपत्तियों को नियंत्रण में रख सकती है। कौन सी संपत्तियों को? उन संपत्तियों को नियंत्रण में रख सकती है जिन संपत्तियों का अधिकार उस कंपनी को बनाने वाला चार्टर होता है, या उसकी रचना करने वाला जो चार्टर होता है वो उसको अधिकार देता है, वो उसको अधिकार देता है, उन संपत्तियों पर वो नियंत्रण रखती है। क्योंकि संपत्ति जो कंपनी होती है वो अपने आप में एक व्यक्ति होती है, कंपनी होती है वो अपने आप में एक व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति? कृत्रिम व्यक्ति। इसकी विशेषता में पढ़ेंगे अपन अभी कि, और उसको जो अधिकार दे दिया चार्टर ने, आप इस ये संपत्ति आपकी है और इस पर, तो कंपनी उसी पर क्या रख सकती है? नियंत्रण रख सकती है। अब कंपनी बनाते हैं, कंपनी को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी पैसे किससे लेती है? मैंने आपको क्लियर करवा दिया, जनता से, लोगों से अपने अंश पत्र जारी करके। क्या जारी करके? अपने अंश पत्र जारी करके उसको प्राप्त कर सकती है। किसको? पूंजी को। और उस पूंजी से कंपनी अपना व्यवसाय करती है, जिस व्यवसाय के लिए कंपनी का गठन हुआ है। कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी कार्य करती है, और कंपनी कार्य कौन सा करती है? जिस कंपनी या जिस व्यवसाय के लिए उसका गठन हुआ है उसके लिए वो कार्य करती है, और जनता से, लोगों से पैसे लेकर के। वो ऋण पत्र के माध्यम से पैसा ले सकती है, वो अंश पत्र के माध्यम से ही पैसा ले सकती है। ऋण पत्र और अंश पत्र में क्या अंतर होता है वो अपन आगे क्लियर करेंगे इसी चैप्टर में। अंश पत्र में तो क्या, जो कंपनी के वास्तविक मालिक होते, लेकिन जो ऋण पत्र के द्वारा अपन पैसे प्राप्त करते वो कंपनी के मालिक नहीं होते, उनसे तो अपन ने ऋण लिया है, वो तो अपने लेनदार हैं। तो दो तरीके से कंपनी राशि प्राप्त कर सकती है, पैसे प्राप्त कर सकती है। अपन बात करते हैं कंपनी की विशेषताओं की। कंपनी का अर्थ अपन ने पढ़ लिया, कंपनी का जो अर्थ है वो अपन ने पढ़ लिया।
कि किसे कहते हैं, कंपनी का अपने विधान द्वारा निर्मित एक अर्थन व्यक्ति है, और कंपनी में पूंजी कौन लगाता है, जनता लगाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अंशधारी कहते हैं, और उनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई जाती है उसे अपन अंश पूंजी कहते हैं। और कंपनी अधिनियम 2013 या इससे ठीक पूर्व के जो अधिनियम है उसके द्वारा समामेलित या पंजीकृत होती है। एक बात और बता दूं मैं आपको, कंपनी अधिनियम में 2013 यानी उस पर कंपनी बनती है या कंपनी किसी अधिनियम के तहत कार्य करती है, लेकिन जो बैंक है या जो बीमा में जो कार्य कर रही है, कंपनी बीमा का कार्य कर रही है, बैंक का वित्तीय कार्य कर रही है, उनके द्वारा अलग से कानून होता है, उनका क्या होता है, अलग से कानून होता है। तो ये है अपनी। अब अपन पढ़ेंगे कंपनी की विशेषता। कंपनी की विशेषता पढ़ रहे हैं, कंपनी की विशेषताएं। तो कंपनी की विशेषताओं की बात करूं मैं तो इसमें कई सारी विशेषताएं थी। सबसे पहली तो एक विशेषता है, सबसे पहली कौन सी विशेषता है, सबसे पहली है कि एक ये निगमित संस्था है। क्या है ये, निगमित संस्था होती है, निगमित संस्था होती है। क्यों होती है निगमित संस्था, वो इसलिए निगमित संस्था होती है क्योंकि इसका निर्माण, कंपनी का निर्माण किसी कानून के तहत, अधिनियम के तहत या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका निर्माण होता है, किसी कानून के द्वारा या कानून के तहत, विधान के तहत निर्माण होता है। अभी कंपनी अधिनियम 2013 वर्तमान में लागू है और ये कानून के द्वारा रचित होती है, बनाई जाती है। और अभी मैंने चर्चा कर ली, बता दिया आपको, एक तो जो बीमा में कार्य कर रही है कंपनी और एक जो बैंक का कार्य कर रही है, इसमें इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता या नहीं होता है। इन दोनों के लिए अलग से कानून बनाया जाता है, होती है। तो पहली विशेषता क्या है अपनी कंपनी की लक्षण या विशेषता क्या है इसमें, एक तो ये निगमित संस्था होती है। निगमित संस्था की समझ में, दोबारा देख लेते निगमित संस्था क्या, निगमित संस्था या कंपनी क्या, निगमित संस्था कैसे है, क्योंकि इसका निर्माण विधान के द्वारा, कानून के द्वारा या किसी अधिनियम के द्वारा होता है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है या इससे ठीक पूर्व के अधिनियम के द्वारा भी ये बनाई जा सकती है। दो चीज मैंने बता दी, बीमा और बैंक के क्षेत्र में ये कानून नहीं लागू होते हैं, बल्कि इसके लिए अलग से कोई कानून बनाया जाता है। और अगली विशेषता अपन ने बात करें, निगमित संस्था हो गई है, और इसका क्या होता है, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व है, इसमें क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व में कहने का मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है उसी प्रकार एक कंपनी का अस्तित्व भी अलग होता है। व्यक्ति अपने आप में अलग है, कंपनी के सदस्य अपने आप में अलग है और कंपनी अपने आप में अलग है, क्योंकि कंपनी का निर्माण किसी विधान के द्वारा निर्मित होता है या इसका जो पृथक है वो अस्तित्व नहीं, अलग अस्तित्व, उसका सदस्य अलग है, वो सदस्य अलग है, कंपनी अपने आप में अलग होती है, कार्य करती है। कंपनी का और सदस्य का कोई लेना देना नहीं होता है, सदस्य वो कंपनी में कार्य करती है और कंपनी उनको उसके बदले वेतन है, कमीशन है, प्रॉफिट है, जो भी है वो देती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कार्य करता है उसी प्रकार कंपनी है वो भी क्या करती है, कार्य करती है। और इसके बाद में अपनी अगली विशेषता आती है, कंपनी निगमित संस्था होगी और कंपनी का जो पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, एक सीमित दायित्व है। एक इसकी विशेषता क्या है, सीमित दायित्व है। कंपनी का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, यानी सीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा हो,
जिसकी कोई सीमा हो। सीमा का मतलब है कि कंपनी में एक सदस्य है या राम नाम का एक सदस्य है और उसने कंपनी में कितनी पूंजी लगाई है, 100 रुपए की पूंजी लगा दी, या मान लो 1000 रुपए की उसने पूंजी लगा दी और 1000 रुपए की पूंजी लगा दी, तो कंपनी में उस राम का कितना दायित्व है, 1000 रुपए तक ही दायित्व है। कितना दायित्व है, 1000 रुपये तक ही इसका दायित्व होता है, इससे ज्यादा उसका कोई दायित्व नहीं होता है। अगर कंपनी में उसने 1000 के अंश या अंश पूंजी लगाई है या पैसे लगाए हैं 1000 रुपए, तो उसमें से उसने मान लो 900 रुपए का भुगतान कर दिया कंपनी को कितना कर दिया, 900 रुपए का भुगतान कर दिया। बकाया कितना है, 100 रुपए बकाया है। कितना बकाया है, 100 रुपए बकाया। तो उसका दायित्व है, यानी उसका दायित्व बकाया राशि तक, आउटस्टैंडिंग आदत है जो, वहां तक उसका दायित्व होता है। इसके बाद में उसका कोई दायित्व नहीं होता। इसने पहले से 1000 रुपए का भुगतान कर दिया, कोई दायित्व नहीं है। इसने 900 का भुगतान किया है, 100 का उसका दायित्व है। यानी दायित्व की सीमा क्या है, 1000 रुपए ही है। इसने लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, पूंजी लाख रुपए की लगाई है, इसका दायित्व लाख रुपए तक का। ये कंपनी डूबे या कंपनी बंद हो, घाटे में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस राम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इसके जो लाख रुपए है वहां तक उसका दायित्व है, उतने पैसे इसके डूब सकते हैं। ये है चीज, यानी उसका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। अगली विशेषता अपन की बात समझ में आएगी ना, सीमित दायित्व है यानी जिसकी उसकी अंशधारी या उस सदस्य का दायित्व है सीमित होता है एक सीमा तक। और सीमा मैंने बता दी, जितनी राशि वो उस कंपनी में लगाता है या जितने के अंश पत्र वो खरीदता है उतनी राशि तक। 1 लाख है तो 1 लाख का दायित्व, तो 5 लाख लगा रखिए तो 5 लाख तक का दायित्व है। 100 रुपए लगा रखिए तो दायित्व 100 रुपए तक का है। उसने 99 रुपए का भुगतान कर दिया तो दायित्व 1 रुपए का बचेगा सिर्फ। ये होती सीमित दायित्व है। एक होता है स्थायी उत्तराधिकार। स्थायी उत्तराधिकार कंपनी का दायित्व क्या होता है, उत्तराधिकार क्या होता है, स्थायी होता है कंपनी का। फिक्स होता है। फिक्स का मतलब है जैसे एक अपन बात करते हैं एकल व्यापार की। एकल व्यापार में एक व्यक्ति होता है, उसने व्यापार कर रखा है, दुकान कर रखी है। उस एकल व्यक्ति ने या राम ने दुकान कर रखी है और राम का काम हो गया, राम का काम होगा तो व्यवसाय का भी काम हो गया, उसके भी लोग लगना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा उसको। राम दिवालिया हो गया, व्यवसाय भी बंद हो जाएगा वहीं पे। राम पागल हो गया, अंग भंग हो गया, तो व्यवसाय का भी अंग भंग हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। साझेदारी में साझेदार खत्म हो जाते हैं, साझेदार दिवाली हो जाते हैं, साझेदार पागल हो जाते हैं, साझेदारी समाप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बंद। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में तो कंपनी चलती रहती है, चाहे उसका जो सदस्य है पागल हो जाओ, चाहे वो सदस्य मर जाओ, चाहे उस सदस्य का अंग भंग हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल देते हैं, अपन विद्यार्थी हैं और अपन स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो अपन जो स्कूल है अपनी उसमें अपन पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हो। तो मैं पढ़ाऊंगा, आज मेरा ट्रांसफर हो गया, उस स्कूल में चला गया, विद्यालय में चला गया, 2 साल मैंने पढ़ा दिया, तो क्या उससे पहले पढ़ाई नहीं होती थी? मैं वहां से चला गया और कहीं पे, क्या उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होगी? आप उस विद्यालय में पढ़ रहे हो, 11वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, आप निकल गए उस विद्यालय से, क्या बाद में बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्या पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे? अरे उस स्कूल में आपके दादा पढ़ गए, आप पढ़ लिए, आपके पिताजी पढ़ लिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे। दादाजी पढ़ के चले गए या परदादाजी पढ़ के चले गए, लेकिन विद्यालय जहां का है वहीं का वही है। तो उनका, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो स्थायी है वो उत्तराधिकार है, वो बंद नहीं होने वाला है। और कंपनी का समापन कब होता है? जब कंपनी चाहती है या कानून के द्वारा होता है। तो ये उसका स्थायी उत्तराधिकार है। नहीं, सदस्य आने जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं अपने स्थायी उत्तराधिकार। ये कंपनी की विशेषता है। कंपनी की विशेषता आपने देख लिया, निगमित संस्था होती है कंपनी, क्योंकि कानून के द्वारा निर्माण होता है। इसका जो वैधानिक है अस्तित्व है वो क्या होता है, पृथक होता है, अपने सदस्यों से पृथक होता है, अलग होता है। उसका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है एक सीमा तक, और उसका जो उत्तराधिकार है वो स्थायी होता है, सदस्य आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अगली विशेषता इसकी आती है सार्वमुद्रा। क्या आती है? सार्वमुद्रा।
और सार्वभौम मुद्रा क्या है? जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट होते उसके नीचे सिग्नेचर करते कि नहीं करते? सिग्नेचर कर दिए, इसका मतलब उसने ये बात कह दी, जिम्मेदार है उसके लिए। इसी प्रकार कंपनी होती है, उसके भी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, यानी उसके भी हस्ताक्षर होते हैं, जिसे अपन सार्वभौम मुद्रा कहते हैं। अपने जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अपने मूल निवास बना रहे हैं, और उसमें अपन ने किसी गजेटेड ऑफिसर के, लेक्चरर के, व्याख्याता के साइन चाहिए, साइन करवा लिए, उस पर मोहर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यानी उस पर मोहर चाहिए कि हाँ वास्तव में ये गजेटेड है, इसकी सार्वभौम, उसे कहते हैं बस सार्वभौम मुद्रा। अपन विद्यालय में जाते हैं, प्रिंसिपल साहब साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उस पर मोहर नहीं लगाते हैं, तो कोई, इसका मतलब उस विद्यालय ने साइन नहीं किए, उस व्यक्ति ने साइन किए, उस व्यक्ति ने साइन किए, उस विद्यालय ने साइन, हस्ताक्षर नहीं किए, विद्यालय उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विद्यालय की सार्वभौम मुद्रा लग गई, इसका मतलब है विद्यालय ने साइन किया, विद्यालय उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार कंपनी में कोई डॉक्यूमेंट आते जाते, कई सारी कागजी कार्रवाई होती है, उन डॉक्यूमेंट्स पर अगर कंपनी के हस्ताक्षर यानी कंपनी की मोहर है, सार्वभौम मुद्रा अपनी भाषा में मोहर बोलते हैं, तो मोहर है, तो उस मोहर है, इसका मतलब कंपनी ने साइन किए, हस्ताक्षर किए, कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कंपनी की जो सार्वभौम मुद्रा होती है उस वहां पर नहीं लगी होती, इसका मतलब कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। तो अगली विशेषता कंपनी की एक है कि सार्वभौम मुद्रा, कंपनी के पास में भी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति हस्ताक्षर करता है, साइन करता है, उसी प्रकार कंपनी अपनी क्या है, सार्वभौम मुद्रा प्रयोग में लेती है। ये अपनी कंपनी की विशेषता। एक कंपनी अपने अंशों का स्थानांतरण कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है? अंशों का स्थानांतरण कर सकती है। एक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी की बात करें अपन, सार्वजनिक कंपनी होती है वो कंपनी अपने अंशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर सकती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, और तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति, वो उसमें परिवर्तन या उसको ट्रांसफर या स्थानांतरण कर सकती है। मेरे पास में कोई वस्तु है, मेरे पास में ये पेन है, मैंने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तो इसका ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जो कंपनी के अंश है वो कंपनी अपने अंशों का स्थानांतरण कर सकती है मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से। एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का स्थानांतरण मुक्त रूप से कर सकती है, स्वतंत्र रूप से कर सकती है। ये भी कंपनी की क्या है? ये भी कंपनी की विशेषताएं है। एक अगली विशेषता आती है अभियोग चलाना। अगली विशेषता क्या आती है? अभियोग चलाना। अभियोग चलाना कंपनी की विशेषता है, अभियोग चलाना। अभियोग चलाने से मतलब अपन भाषा में कहेंगे मुकदमा, समझते हो ना मुकदमा। तो कंपनी अपने सदस्यों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, अभियोग चला सकती है, मुकदमा चला सकती है, केस कर सकती है भाई। और सदस्य भी, ध्यान से देखना, सदस्य भी उस पर क्या है, मुकदमा कर सकते हैं, अभियोग कर सकते हैं, अभियोग चला सकते हैं, दावा कर सकते हैं, वाद प्रस्तुति कर सकते हैं। कंपनी सदस्यों पर कर सकती है, सदस्य कंपनी पर कर सकते हैं, कंपनी अन्य व्यक्तियों भी कर सकती है, अन्य व्यक्ति कंपनी पर भी कर सकते हैं, बशर्ते ये नहीं दांव चलते व्यक्ति को मुकदमा ठोक दिया ना, ऐसा नहीं है। यानी उसमें दोनों के बीच में, कंपनी और सामने वाला जो पक्षकार है और उसके बीच में कोई अनुबंध हुआ है कोई शर्तों के साथ में, और कोई व्यक्ति उसको तोड़ता है, जैसे कंपनी ने वो अनुबंध तोड़ दिया तो वो व्यक्ति उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, या उस व्यक्ति ने उस अनुबंध को तोड़ दिया तो कंपनी उस पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। ये कंपनी की विशेषता। तो मेरे को बताना, मैंने बताया आपको कंपनी की विशेषता, कंपनी की विशेषता में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। ये मेरी पहली क्लास है, इसके बाद में रोज शाम को आपके लिए आगे से आगे एक एक वीडियो डालता जाऊंगा। आपको टोटल एग्जांपल करवाऊंगा, टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक चीज करेंगे अपन, जो प्रैक्टिकल है सब करेंगे अपन, और जो चीज नहीं समझ में आती है मेरे को बताना। अब अपन बात करते हैं, ये समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। अब अपन बात करते हैं कंपनी के प्रकार की,
क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं अंश पूंजी के लिए लेखांकन, और अंश पूंजी किस में होती है, कंपनी में, इसलिए अपन को कंपनी पढ़नी पड़ेगी। और कंपनी का अपन ने अर्थ पढ़ लिया, कंपनी की अपन ने विशेषताएं क्या होती है वो अपन ने देख ली। अब पढ़ेंगे अपन कंपनी के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी कौन कौन से प्रकार की होती है। तो कंपनी के प्रकारों में ये प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं, हर आदमी अलग अलग प्रकार का है, हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। सवाल करते हैं किताब में, सवाल अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो कंपनी के भी तो प्रकार होते हैं। कंपनी के प्रकारों को समझने के लिए ध्यान से देखना, कंपनी के प्रकारों को समझने के लिए अपन उसको बांटते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले एक आती है दायित्व के आधार पर कंपनी। क्या आती है, दायित्व के आधार पर कंपनी। और दूसरी कंपनी आती है अपने पास में संख्या के आधार पर। क्या आती है, एक तो पहली कंपनी आती है दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर कंपनी। दायित्व में मैंने बात कर ली अपने कंपनी की, जो विशेषताएं पड़ी थी उसमें मैंने बताया था सीमित दायित्व है। तो कंपनी के प्रकारों में आती है तो दायित्व के आधार पर, और दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पूछ ले आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ये जो बड़ी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। पूछ लिया अपन को कि दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार, ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4। दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार, ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4। क्या करेंगे यार, कंपनी के प्रकार दायित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। दायित्व के आधार पर कितने प्रकार की कंपनी होती है, दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनी होती है। एक तो होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। क्या होती है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। पहला प्रकार ए आ जाएगा इसमें। अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दायित्व के आधार पर बात करें, दायित्व के आधार में पहला पॉइंट आ गया, अंशों द्वारा सीमित कंपनी 3 प्रकार की होती है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब ये होता है कि जो सदस्य कंपनी के होते हैं, कंपनी के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गई अंश पूंजी तक सीमित होता है, यानी जिसकी कोई सीमा होती है। सीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा होती है, और असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, आनंद होती है। तो दायित्व के आधार पर अंशों द्वारा सीमित कंपनी। एक राम है, मान लो राम को अपन ने काफी बार ले लिया, आज मोहन को ले रहे हैं अपन। मोहन है, और उस मोहन ने कंपनी में कितने 1000 या 10,000 के कितने खरीदे अंश, 10,000 के अंश खरीद लिया, यानी 10,000 की पूंजी लगा दी। अंश किसे कहते हैं ये अपन बाद में चर्चा करें, आगे आएगा जस्ट इसके बाद में, अगली वाली क्लास में अपन चर्चा करेंगे या इसी क्लास में हो जाएगी, देखते हैं कितना टाइम है। मोहन है, और मोहन ने कितने 10,000 रुपए की अंश खरीदे, या कंपनी में कितने रुपए लगाए, 10,000 कंपनी में रुपये लगा दिए किसने, मोहन ने। तो मोहन का दायित्व कितना है, मोहन का दायित्व इतना ही सीमित हो गया, 10,000 जितना ही सीमित हो गया, इससे ज्यादा कोई दायित्व नहीं। कंपनी से कितने भी घाटे में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसको, इसे मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मोहन ने 10,000 में से कंपनी को 8,000 दिए, अभी चर्चा की थी अपने थोड़ी देर पहले, 10,000 में से कंपनी को भुगतान 8,000 का कर लिया, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी घाटे में चली गई, तो मोहन कितना रुपए देने के लिए बाध्य है, सिर्फ 2,000 रुपए देने के लिए बाध्य होता है, इससे ज्यादा कोई बाध्यता नहीं है मोहन को। तो इसका दायित्व क्या है, सीमित है, इसकी सीमा हो गई। ये इस प्रकार के होते हैं जो कंपनी होती है, वो होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी
होती है। यानी सीमित अंशों द्वारा सीमित कंपनी इस वह कंपनी जिसमें कंपनी के जो सदस्य होते हैं, कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, उनका दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। वो कंपनी कौन सी होती है? अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। दूसरी कंपनी असीमित कंपनी, उल्टा कर दो, असीमित कंपनी। कौन सी कंपनी होगी दूसरी? असीमित कंपनी हो गई, असीमित कंपनी। और असीमित कंपनी में सीमित जिसकी सीमा होती है, असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यानी इसमें जो कंपनी के सदस्य होते हैं और उन सदस्यों का दायित्व असीमित होता है जब कंपनी का समापन होता है और कंपनी की संपत्ति कम है, कंपनी के दायित्व ज्यादा है, यानी कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा पैसा रुपया, तो जो राशि भुगतान करनी पड़ेगी वो सदस्य द्वारा ली जा सकती है। सदस्यों को उनको भुगतान करना पड़ेगा। उसके पास में, सदस्यों के पास में राशि नहीं है तो अपनी जो निजी संपत्ति है वो बेच के चाहे भुगतान करो, करना पड़ेगा। चाहे उनके पास पैसे नहीं, अपना घर है, परिवार है, बेचे भुगतान करो, उसको भुगतान करना पड़ेगा। वो मोटरसाइकिल चलाता है, सुबह सुबह बाइक लेके जाता है, उस बाइक को बेचकर भुगतान करो, लेकिन उसको भुगतान करना पड़ेगा। किसमें? असीमित दायित्व वाली कंपनी में। तो ऐसी दायित्व वाली कंपनी किसे कहते हैं? असीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें उस कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, और जब कंपनी के समापन पर अगर उसको कोई हानि होती है, नुकसान होता है, तो जो सदस्य होते हैं उनको निजी संपत्ति बेच करके उस दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा। ये होती है असीमित दायित्व वाली कंपनी। अब एक कंपनी और आती है। मैंने आपको बताया कंपनी के प्रकार में दायित्व के आधार पर 3 प्रकार बताए। कंपनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अंशों द्वारा सीमित कंपनी हो गई, एक असीमित कंपनी हो गई, और दूसरी कंपनी होती है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। कौन सी होती है? गारंटी द्वारा, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कौन सी होती है? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी जिसमें सदस्यों के द्वारा एक निश्चित राशि भुगतान करने की गारंटी दी जाती है, वचन किया जाता है, वादा किया जाता है। वो कौन सी कंपनी होती है? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। यानी उसमें राम है और राम ने गारंटी दे दी, भैया जब कंपनी का समापन होगा, कंपनी घाटे में चली जाएगी, कंपनी को पैसों का नुकसान होगा, तो 1 लाख रुपए तक मैं दूंगा, मेरी गारंटी है, मेरा वचन है, मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। भुगतान कौन करेगा? कंपनी बंद हो रही है, भुगतान कौन करेगा? भुगतान राम को करना पड़ेगा। लेकिन कब करना पड़ेगा? जब कंपनी का समापन होगा, पहले भुगतान नहीं करेगा। अंशों द्वारा गारंटी जो कंपनी होती है उसमें पहले भुगतान नहीं करेगा, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में। जब कंपनी का समापन होगा, जब उसको राम को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर उसने गारंटी 5 करोड़ की दी है तो 5 करोड़ रुपए उसको देने पड़ेंगे। ये होती है अंशों द्वारा गारंटी कंपनी। अब अपन बात करते हैं आगे। दूसरी अपने पास में संख्या के आधार पर कंपनी के प्रकार। तो दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार पढ़ लिए, मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आए तो मैं बार बार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को लिख के, और मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हूं। अगली है संख्या के आधार पर। यह कंपनी के प्रकार। और संख्या के आधार पर क्या होती है? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पहली कंपनी कौन सी आती है? पहली कंपनी आती है सार्वजनिक कंपनी। कौन सी कंपनी आती है? सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी। और सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, या किसी निजी कंपनी की सहायक कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। अभी तो आप इतना ही समझो। सार्वजनिक कंपनी क्या है? कि सार्वजनिक कंपनी कोई निजी कंपनी नहीं है, उसे सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। या वो निजी कंपनी की सहायक कंपनी भी नहीं होनी चाहिए,
अब सहायक कंपनी है, सूत्रधारी कंपनी है, ये आगे बता दूंगा मैं आपको, अभी जितना जो बुक में दे रखा उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। तो सार्वजनिक कंपनी कौन सी होती है? सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी नहीं है, और निजी कंपनी की कोई सहायक कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, ये होती है सार्वजनिक कंपनी। और बहुत ज्यादा डिटेल है इसकी, कितनी संख्या होनी चाहिए, कितना है मिनिमम संख्या सदस्यों की कितनी होनी चाहिए, बाद में अपन क्लियर कर लेंगे। अब दूसरी आती है अपने पास में निजी कंपनी। कौन सी कंपनी आती है? निजी कंपनी आती है, निजी कंपनी। निजी कंपनी में आ जाएगा, निजी कंपनी कौन सी होती है? निजी कंपनी वह कंपनी है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है। एक तो ये परिभाषा हो गई। और निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपने अंशों के स्थानांतरण पर रोक लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। निजी कंपनी अपने अंशों के स्थानांतरण पर, अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की, जो कंपनी है सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का स्थानांतरण पर रोक नहीं लगाती, मुक्त रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी को भी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन जो निजी कंपनी होती है वो अपने अंशों के स्थानांतरण पर क्या लगाती है? प्रतिबंध लगाती है। और निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ओनली 200। कितनी होती है? 200 होती है। कितनी होती है? 200। और उसमें एकल कंपनी है ना, अभी जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसमें एक कंपनी और अस्तित्व में आ गई, वो एकल कंपनी। तो एकल कंपनी को छोड़ करके निजी कंपनी में सदस्य कितनी होनी चाहिए? 200। और ये कंपनी जनता को किसी भी प्रतिभूति के अभिधान के लिए निषेध करती है, मना करती है। यह है निजी कंपनी। यानी निजी कंपनी अपने अंशों के स्थानांतरण पर रोक लगाती है, और इसकी संख्या मैंने आपको बता दी। और अगली कंपनी होती है अपने पास में एकल कंपनी। कौन सी? एकल व्यक्ति कंपनी होती है। तीसरी हो गई एकल व्यक्ति कंपनी। और एकल व्यक्ति कंपनी में क्या है? एकल व्यक्ति कंपनी में एक व्यक्ति के द्वारा कंपनी खोली जाती है, और कंपनी अधिनियम 2013 इस पर लागू होता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं एकल कंपनी की? एकल कंपनी खोलने वाला भारत का नागरिक होना जरूरी है। एकल कंपनी खोलने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना जरूरी होता है। एक तो इसकी ये बात है। और दूसरी बात क्या है? ये दूसरी जो गैर बैंकिंग कार्य है, गैर बैंकिंग कार्य में निवेश नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती। गैर बैंकिंग यानी बैंक के संबंधी जो कार्य है उसमें ये सिर्फ निवेश करती है, कार्य करती है, गैर बैंकिंग कार्य में निवेश नहीं कर सकती। और इसकी जो प्रदत्त पूंजी होती है एकल की, अभी 2013 अधिनियम बना है, उसमें इस एकल कंपनी के बारे में बताए गए हैं या अस्तित्व में आई है। और एकल कंपनी में जो प्रदत्त पूंजी है वो 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती। अरे समझ में? एकल कंपनी में जो प्रदत्त पूंजी होती है, प्रदत्त कौन सी? प्रदत्त पूंजी। और प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी का मतलब पेड अप कैपिटल, वो कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से वो अधिक नहीं होनी चाहिए। और एक इसकी विशेषता और एकल कंपनी की बात कर रहे हैं अपन, एकल कंपनी की एक विशेषता और ये, इसका जो वार्षिक आवर्त है, इसका जो एनुअल जो आवर्त है, वार्षिक आवर्त है, वो 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता। तो एकल कंपनी मोस्ट क्वेश्चन है, एबीसी दाने में आपके एबीसी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी ये मोस्ट है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो प्रदत्त पूंजी है वो 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती, और इसमें जो औसत वार्षिक आवर्त है वो क्या है? 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता। तो जो पढ़ा है मैंने वो समझ में आया कि नहीं आया? अपन ने बात की कंपनी के अर्थ पढ़ा, आज अपन ने शुरुआत की है, और शुरुआत में अपन ने जो सेकंड बुक है अपने उसका फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, अंश पूंजी के लिए लेखांकन। और अंश पूंजी के लेखांकन में अपन ने कंपनी का अर्थ देखा, कंपनी की विशेषताएं देखी, और कंपनी के प्रकार देखी। ये थ्योरिकल है, फिर अपन प्रैक्टिकल जो एग्जांपल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो सब करेंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं अंशों के बारे में बता देता हूं, इसके बाद में अपन क्लास खत्म करते हैं। अपन अंशों के बारे में बता देता हूं, अंश पूंजी क्या होती है, अंश पूंजी क्या होती है।
अंश पूंजी। अंश पूंजी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल ये शेयर कैपिटल क्या होती है? तो अपन मैंने अर्थ बता दिया आपको कि जनता के द्वारा जो पूंजी, जो राशि खरीदी जाती है या जो अंश खरीदे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपन अंश पूंजी कहते हैं। और अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल कई प्रकार के होते हैं समझने के लिए। अंश पूंजी के भी प्रकार होते हैं समझने के लिए, अलग अलग नाम से अपन जानते हैं कौन कंपनी या कौन सी पूंजी को क्या कहते हैं, किस प्रकार की पूंजी को क्या कहते हैं। अपने पास में भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? सुबह के भोजन को नाश्ता कहते हैं, कलेवा करते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट कहते हैं, लंच कहते हैं, दोपहर के भोजन को, शाम रात के भोजन को डिनर कहते हैं कि नहीं कहते? भोजन तो एक ही है। लेकिन इस कंपनी में भी क्या होती है? पूंजी होती है। पूंजी के प्रकार अंश पूंजी, और अंश पूंजी में क्या आती है? पहले अधिकृत पूंजी आती है। पहली पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी होती है। और अधिकृत पूंजी में क्या होता है? एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिससे कंपनी का निर्माण होता है। वह पूंजी जिससे कंपनी का निर्माण होता है उस पूंजी को क्या कहते हैं? अपन अधिकृत पूंजी कहते हैं। उस पूंजी को क्या कहते हैं? अपन अधिकृत पूंजी कहते हैं। और एक होती है निर्गमित पूंजी, एक अभिदत्त पूंजी, और एक होती है अपने मांगी गई पूंजी, प्रदत्त पूंजी। ये सब कई प्रकार की होती है। इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।